गुड इवनिंग और गनर शॉट में दोबारा आप सबको स्वागत है। आज मैं आई टेक यू बैक इन मेमोरी बिफोर आई गेट ऑन टू द सब्जेक्ट प्रॉपर। ये जो पिक्चर देख रहे हो, वेलकम टू गनर शॉट, उसके पीछे आप देखोगे देयर आर 6 गन्स फायरिंग और ये 6 155 mm गन्स हैं। 6 गन्स मेक अ बैटरी। दिस इज फायरिंग ऑफ अ बैटरी। इट्स अ ब्यूटिफुल फोटोग्राफ ऑफ 6 गन्स फायरिंग। और इसके पीछे जो पहाड़ी आप देख रहे हो उसको बोलते हैं, वो इट्स पार्ट ऑफ द देवलाली फील्ड फायरिंग रेंजेस। और ये जो पहाड़ी है, जो फ्लैट टॉप पहाड़ी है जो बीचों बीच है, उसको हम बोलते हैं बहुला फोर्ट। ये देवलाली फील्ड फायरिंग रेंजेस मैंने पहले बार 1977 में देखा था जब मैं आर्टिलरी में कमीशन हुआ था, और आखिरी बार मैं ये फील्ड फायरिंग रेंजेस को पिछले महीने के आखिर में देखा था जब हम गए थे रैमजेट शेल जो हम आईआईटी में बना रहे हैं उसका ट्रायल्स के लिए गए थे। बहुत लंबा सफ़र है और ये देवलाली फील्ड फायरिंग रेंजेस ऐतिहासिक हैं और हमारे साथ खून के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी हद तक। संदीप पाटिल जी प्रणाम। राइट। आज हम देखेंगे ब्रिजिंग गैप्स इन डिफेंस इनोवेशन। राइट। क्यों, किस लिए, ये क्या गैप्स हैं, ये इनोवेशन क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बातचीत या जो भी प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं, ये पिछले हफ्ते मैंने नेशनल डिफेंस कॉलेज में इसके बारे में एक पैनल में बात किया था। और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो दिल्ली में है। इट्स अ course, it's a institute which trains armed forces officers, civil service officers, foreign service officers, and it's an international course where officers from 27 countries come and participate. For me, it's a personal honor that they called me to talk on this, कि उन्होंने सोचा कि मेरे में उतना काबिलियत है कि मैं बात कर सकूं डिफेंस इनोवेशन में कैसे ये जो गैप है उनको ब्रिज कर सकते हैं। मैंने जो उनके साथ बात किया था वो अलग है, क्योंकि वो वहाँ चैटम रूल हाउस रूल्स फॉलो होता है कि उसके अंदर जो हम बात करते हैं बाहर नहीं हम बात करते। पर जो नॉर्मल नागरिक को पता होना चाहिए, जो उत्सुक हैं जानने के लिए कि हमारा जो डिफेंस प्रिपरेशन और इनोवेशन कहाँ जा रहा है, वो तो हम बात कर सकते हैं और हम इसीलिए मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। अगर आपको याद है तो एक वीडियो मैंने जारी किया था 2 महीने पहले, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, रिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ये प्लेलिस्ट में है हमारा मिलिट्री टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। वो बात हमने की नॉर्दर्न कमांड में, जब हमने बात किया था पूरे नॉर्दर्न कमांड के जीओसी और उनका चीफ ऑफ स्टाफ और उनके बहुत अधिकारी थे और उनके पूरे बहुत सारे ऑफिसर्स के सामने मैंने कुछ प्रस्ताव रखे थे। उसी को जारी रखते हुए कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ भी जाके कुछ प्रस्ताव दिया जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज ऑन ग्राउंड, ये कोई कल्पना नहीं है, कोई ये नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस, तजुर्बा और जो हमारा देश का हालत है उसके ऊपर, उसके आधार पर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस। राइट। Actually, this is a figure which I use to show multi-domain operations, which unfortunately, क्योंकि ये there's a technical problem which has come up, I cannot show it to you. But इतना मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल जो युद्ध हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देशों के बीच झगड़ा हो रहा है, इट इज मल्टी डोमेन इन नेचर। और मल्टी डोमेन का मतलब क्या है कि ये पुराने किस्म के
एयर, लैंड और सी के माध्यम में, only in these places we used to fight, but it's no more there. Today you fight through media, you fight through cyber, you fight through electronic space, you fight through space, right? And you use AI, you use a lot of things to, when you get into uh, a war, like it's happening in Ukraine, and it's going to happen to us also, right? And अगर आप हम देखेंगे तो in the last century, when the Gulf Wars took place, people spoke of revolution in military affairs, right? Where firepower was networked, information and networking came onto the scene. But today, there are so many disruptive technologies which have come in. And these disruptive technologies are all dual use technologies. They can be used in civil as also in the armed forces, right? Based on these incorporation of this disruptive technologies, these are all listed out here. What today you're seeing is a disruption in military affairs. ये मेरा खुद का मानना है कि अगर पिछले सदी में it was revolution in military affairs, इस सदी का disruption in military affairs है, and we have to fight through this disruption in military affairs, and we have to master it. That is the issue, right? अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज द मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, अगर पिछले सेंचुरी में, थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगा आपको, USA was producing military aircraft by the hour, tanks by the day, and warships by the week or even less. और ये पूरा अमेरिकन इंडस्ट्री ने फोकस किया, और इनका पूरा ताकत के साथ, इंडस्ट्रियल ताकत के साथ, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका में है, वो पिछले सेंचुरी में जो स्थापित हुआ था, उसके जरिए इन्होंने जर्मनी और जापान को हरा दिया. अगर हम अभी देखेंगे तो ये जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी के साथ वी आर स्ट्रगलिंग, ये हमारे पूरा नहीं हो रहा है. हम टैंक बना रहे हैं तो गन नहीं बना रहे हैं, गन नहीं बना रहे हैं तो एम्यूनिशन नहीं बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. पर ये बात नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ नहीं बना रहे हैं, हमारे में कुछ बना रहे हैं हम, कुछ में कोई प्रॉब्लम है. पर इसी बीच समथिंग एल्स हैज हैपेंड. इस सेंचुरी का नए टेक्नोलॉजीज जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट ऑन द बैटलफील्ड. अगर आप देखेंगे तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, स्पेस, cyber security, additive manufacturing, synthetic biology, semiconductors, energy, battlefield communications, cloud memory, data sovereignty, और manned और unmanned system जैसे UAVs हैं, these are started making impact on the battlefield. इसका कास क्या है? ये बहुत जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सिविलियन सेक्टर में ऑलरेडी दे आर इन प्लेस, एंड दे आर बीइंग यूज्ड इन द बैटलफील्ड, एंड स्पेशली इन यूक्रेन. जैसे AI is being used in Ukraine already. Space and SpaceX, rather, space and Starlinks of SpaceX is being used in Ukraine extensively, right? Cyber security is being, cyber warfare is going on. So these dual use technologies are making an impact on the battlefield. This is something we have to understand. Okay. इसके बीच में the military leadership faces challenges because everything is changing. It's fast changing. What it was when I was in service, and I retired only in 2016. 6 years down the line. This is the 7th year of my retirement. Things are changing. I face this change and challenge. Today's military leadership is facing even more. What are the constituents of this challenge? The threat is changing. The nature of threat is changing. Economies are changing. Your economy, say, 5-6 years back, was a stagnant economy. Today, your economy is booming. But there are other problems elsewhere in the economy. आत्मनिर्भरता या सेल्फ सफिशिएंसी और आत्मनिर्भरता के ओर हम चल रहे हैं. टेक्नोलॉजीज हैव चेंज्ड, जैसे मैंने बताया. पुराने टेक्नोलॉजी तो है ही,
पर नए टेक्नोलॉजीज भी आ गए और हम जॉइंटनेस और थिएटराइजेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं. सो not only has technology changed, the working environment and the fighting environment has changed as India is changing. And that's the challenge which all military leaderships are facing. It's not only peculiar to India, even China, the same thing is there. Even in USA, the same debate is on. Anywhere, the same debate is on. But we have our own challenges. We need to think differently. And we need to think as per our Indian situation. Okay, just look at this. At हमारा जो जीडी मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज पार्ट ऑफ जीडीपी तकरीबन 1.5% ही रहा है पिछले 10 साल से. आप कुछ भी देख लो, किसी हिसाब से उसको कर लो. एक जमाने में सिर्फ हम कन्वेंशनल वॉर फाइट करते थे, तब भी 1.5 से चलाना पड़ा. उसके बाद नया टेक्नोलॉजी आ गया, तब भी उतना ही है जीडीपी. अभी इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, तब भी जीडीपी का एज परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर द डिफेंस budget has been static almost at 1.5% of the GDP. So how do you manage? Technology is costly. Inflation drives up costs even more. So how do you manage? This is a big challenge, right? So what does it mean? What does it mean? You need to do defense innovation. So what is this defense innovation all about? It's just not getting technology in. You have to look at a whole lot of things. And I'll show this a little closer and you can understand. Defense innovation, it's important to understand this. Defense innovation is innovative technology, applicative innovation, how you apply this technology and how you use it, you have to innovate. You have to innovate your organization to ensure that you can get everything what you need in. And then you need financial innovation. So we have to see कि ये क्या है, ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेटिव टेक्नोलॉजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन क्या है और फाइनेंशियल इनोवेशन क्या है. पर इससे पहले कि हम इन चीजों के ऊपर चलें, I will take you back to certain basics and we will study other models. बाकी देश कैसे करते हैं ये इनोवेशन वो देखेंगे, ताकि then we can have a model for our own selves. Okay. हम सबसे पहले ईरान का मॉडल देखेंगे. ईरान हमें पता है कि इट्स अंडर हर वक्त पिछले 10 साल से अंडर हेवी सैंक्शंस हैं. ये डिफेंस इंपोर्ट्स तकरीबन बंद है ईरान में, राइट? अगर आप देखोगे तो 2018 में से लेकर अभी तक इनका डिफेंस इंपोर्ट सिर्फ मात्र $4 to 8 million है. इनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, पर इन्होंने इनोवेट किया है, जो है उसके साथ लड़ना सीखा है. उन्होंने एक रॉकेट और मिसाइल फोर्स बनाया है. इनका सरफेस वो जिसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, आर्म्ड यूएवीज हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, ये सब उन्होंने खुद बनाया. अगर आप देखोगे तो जो अरामको ऑयल फील्ड्स में जो अटैक हुआ था 2-3 साल पहले, उन्होंने ईरानियंस ने हौतीस को उनका खुद का बनाया हुआ मिसाइल्स के साथ लगा दिया, और उनका खुद का सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ अमेरिकन यूएवीज को उन्होंने गल्फ में डाउन किया. उन्होंने कुछ एक्सप्लोसिवली फॉर्म प्रोजेक्टाइल्स भी इस्तेमाल किया था इराक में, जब इराक में प्रॉब्लम चल रहा था. इनका एक खुद फोर्स, राइट, जो यूएस से सोचता है कि ये सीआईए और स्पेशल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है. एक अजीब सिस्टम है कि इन्होंने क्या है कि इन्होंने इनोवेट किया पूरा नया. दे इनोवेटेड एज पर व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे हैड टू डू, and they took on everyone. Living example. आप कभी सोच सकते हो आज के दिन कि अमेरिका विल इन्वेड ईरान? नहीं. ओके.
अभी चाइना मॉडल देखिए, चाइना मॉडल है ना, वो पहले कॉपी कैट थे, अभी ओरिजिनलिटी पे आ गए। इन्होंने क्या किया, इनका मॉडल में आईपीआर थेफ्ट किया, चुरा लिया सब कुछ, मॉडल चुरा लिया, आईपीआर चुरा लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चुरा लिया, बाकियों का डिजाइन चुरा लिया, टीओटी फोर्स किया बाकियों, बाकी जो लोग आए थे उनके देश में अपना फैक्ट्री लगाने के लिए, उन्होंने बोला कि भाई आपका फैक्ट्री तभी चलेगा अगर आप टीओटी हमें दोगे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग किया, उनका पुराने पुराने हथियार को अपग्रेडेशन किया, और उन्होंने जानकारी हासिल की रशिया और यूएसए से, और उन्होंने एक नया चीज जो शुरू किया, नया चीज नहीं, पुराना चीज उनके माध्यम से शुरू किया, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसके बारे में चर्चा है और जिसके बारे में मैंने बहुत व्याख्या लिखा है और मैंने बात भी किया, और सिविल मिलिट्री फ्यूजन के ऊपर मैंने सेंट जॉर्ज में जो बात किया था उसका भी वीडियो मेरे वो प्लेलिस्ट में है, देखिए। राइट, तो इनका एक मॉडल है, ईरान का एक मॉडल है, अमेरिका का भी मॉडल है, क्योंकि इनका मास्टर मॉडल है। यूएस मॉडल में क्या है, उन्होंने उनका अपना यूनिवर्सिटीज और एकेडमिया, डिफेंस इंडस्ट्री एंड सिविल कॉर्पोरेशंस को लिवरेज किया और मिला दिया। उनका अपना सिविल मिलिट्री फ्यूजन का मॉडल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, all those technologies which were there in that matrix are mostly have come from the civil sector of USA, right? They've used their academia very extensively. इनका एक they have a university called the Naval Postgraduate School, जहां इनफैक्ट आई डिड अ कोर्स आल्सो आउट देयर, राइट। वहां क्या है, इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन का पूरा सिस्टम, जो पहले पहले न्यूक्लियर सबमरीन बना था, इन्होंने उनका पूरा किस तरीके से बनाना है उसका मास्टर प्लान बनाया। आजकल ये पर्ट एंड सीपीएम, प्रोग्राम एवेल्युएशन रिसर्च टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड, जो ये न्यूक्लियर सब प्रोग्राम में इन्होंने जो व्हाट दे evolved is today taught in all institutions, major MBA courses. It's a management tool of its original kind. They brought that. Mini UAVs. Today we are talking about mini UAVs. 2008, they have something called the TRADOC, Training and Doctrine Command. TRADOC came to Agra and conducted a mini EUAV competition, international. And they used all universities to come and display mini UAVs 14 साल पहले, जिसमें आईआईटी बॉम्बे ने भी हिस्सा लिया था। एआई जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये एक प्रायोरिटी प्रोग्राम है इनका आर्मी फ्यूचर्स कमांड में, और ये कहाँ हो रहा है एग्जीक्यूट, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। और इनका डिफेंस इंडस्ट्री जो बोला जाता है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ह्यूज। तो देयर इज अ डिफरेंट मॉडल। हमारे पास 3 मॉडल हैं, राइट। तो और ये 3 मॉडल हमारे पास हैं, और हमें अपना मॉडल बनाने की जरूरत है based on these 3 models and our own model. It's not as if we don't have something going on, but we have to refine it in view of the changes which are taking place in technology, in the rise of India as a global power. These two drive you to change, and our threat scenario which is changing. As China tries to become a superpower, and it starts its foray into the Indian Ocean, you have to change, right? And up your defense and be Atmanirbhar. Okay, now let me go into this in a little detail, because this is the crux of what I had to speak to you. Innovative technology. What is innovative technology? Where will innovative technology come from?
Innovative technology comes from academia, अपने academic institutions, research labs, startups, or large corporates or industry. Right? क्या अभी आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं. हम अपने एकेडमिया को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं. हमारा स्टार्टअप्स को हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं. इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा सो दैट दिस इज टेकन इनटू द होल स्टोरी. इसमें मैं when unless you bridge this gap between the armed forces and the academia and the startups, we will have problems. Right? Okay. The same goes for corporates and industry. Today, our corporates and industry do not spend adequately on research and development. They do not innovate technology. The problem with our huge corporates are that they are more interested in profits, orders, but less interested in innovative thinking in defense and coming out with innovative ideas. This is as true it can be. Right. Next is applicative innovation. Applicative innovation is look what you have, how do you use it? That's what Iran is doing. That is what China is doing. You need to have, भाई हमारे पास कुछ है, उसको कैसे अप्लाई करोगे ऑन इन द बैटलफील्ड और उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, दैट इज एप्लीकेटिव इनोवेशन. इसमें कौन है? इसमें मेनली इट इज द यूजर ड्रिवन एंड इट इज सर्विसेज. The armed forces have to get into the whole story and drive this. There's no one else. So the armed forces have to take a call how they want to fight future wars and what are the technologies they want, and those technologies have to be consistent with the terrain. जिस इलाके में हम लड़ रहे हैं, क्या है वो टेक्नोलॉजी उधर यूज कर सकते हैं और किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी वहां लगा सकते हैं और किस हद तक वी शुड यूज टेक्नोलॉजी इन द बैटलफील्ड. देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए, ये जरूरी नहीं है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, पर ये जरूरी है जो टेक्नोलॉजी आपके पास है उसके साथ आप अच्छी तरीके से लड़ सकते हो. ये जरूरी है जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो आपके लड़ाई के मैदान में काबिल है और सफल होगा. और ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास सबसे महंगा टेक्नोलॉजी है. ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है जो सस्ता भी हो, किफायत भी हो, पर काम करे एन वक्त पे. और ये मॉडल जो है, ये ईरान का मॉडल है, ये यही दर्शाता है हमें. तो हमारा आर्म फोर्सेस को सोचने की जरूरत है. राइट? दोबारा मैं बता रहा हूं, ये नहीं है कि हमारा आर्म फोर्सेस के बारे में सोच नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, पर जो आजकल जो मैंने बोला था पिछले 6 साल में बदलाव जो आ रहा है, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रहा है, जिस तेजी से हमारा थ्रेट बदल रहे हैं और जिस तेजी से हमारा जो प्रोग्रेस हो रहा है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहे हैं, you need to change. That is why you need to think innovatively. Okay. The next thing is organizational innovation. What is organizational innovation? Who all have to do it? It has to be done by the Ministry of Defense, where they have to put structures, procedures, and facilitate all innovation to happen. And इसके ऊपर हमें थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा. क्या हमारे जो डीएपी और डीएसी का प्रोसीजर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं ये सब इनोवेशन को अडेप्ट करने के लिए, या वो खुद उसके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी है हमें इस्तेमाल टू आर दे इनोवेटिव इनफ टू हैंडल वेरियस सिचुएशंस व्हिच आर कमिंग अप, या हम सिर्फ वो लकीर के फकीर बन के
वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोसीजर। ये बोला जाता है इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट के बारे में, वी आर प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट आउटकम ओरिएंटेड। हम प्रोसीजर और रूल्स रेगुलेशंस में फंस जाते हैं, उसका फाइनल आउटकम क्या होना है उसके बारे में हम ज्यादा सोच विचार नहीं करते, और उसके ऊपर ज्यादा हमारा बोलबाला नहीं होता है। वो ये एक डेफिशिएंसी है जिसको हमें पूरा करने की जरूरत है, राइट। लास्ट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल इनोवेशन, जिसमें हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मार्केट, नया सोच विचार होना चाहिए कि हम अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट और आत्मनिर्भरता और नए टेक्नोलॉजीज कैसे हम लेके आ सकते हैं थ्रू इनोवेटिव फाइनेंस प्रोसीजर्स। क्या हम मार्केट को टैप कर सकते हैं या नहीं, क्या हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री को टैप कर सकते हैं कि नहीं, ये सब देखने की जरूरत है। ओके, तो ये जो आकार है, ये अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल में आता है सेंटर एमओडी और सर्विसेज। जिस दिन हमारा एमओडी और सर्विसेज इकट्ठा होके ये पूरा ड्राइव करेंगे, स्टार्टअप्स, डीआरडीओ, बाकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इसरो है, एटॉमिक एनर्जी है, ये सब इसके अंदर है, राइट। हमारा मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सीएसआईआर भी है। अच्छा, उसके अलावा इंडस्ट्री, डीपीएसयू, एकेडमिया, ओएफबी, इन सब को द आर्म फोर्सेस एंड द एमओडी शुड गिव डायरेक्शन, साथ बैठ के। क्या ये हो रहा है? मेरे ख्याल में उतना नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, राइट। ओके, दूसरी बात जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, इसमें यह है कि टेक्नोलॉजीज फॉर हाई एल्टीट्यूड, राइट। ये सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजीज हैं फॉर हाई एल्टीट्यूड, जो एक मैट्रिक्स बनाया मैंने 2 साल पहले, और ये हर प्रेजेंटेशन में दिखाता रहता हूँ। बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस इज you have to make this kind of a matrix for almost every terrain, for every situation, for every effect. What are the technologies you need? And then you have to see what level of these technologies you have to use, and how you have to go about, whether you want to upgrade your equipment with this or get new equipment, and etc., and this thing. So there is a whole lot of thinking we have to do for this defense innovation. Okay, so how do you do it? These are what my views are. हमें स्पष्ट होना चाहिए हमें क्या चाहिए, क्लैरिटी इन व्हाट यू नीड। तो उसके लिए जो मैंने बोला है अभी, वी हैव टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, अ डॉक्ट्रिन, and say, okay, this is how we're going to fight the next war, this is the technologies we need, this is how we are going to procure these technologies, and this is the funding. Then you need to put in structures to innovate. किस तरीके से, जैसे अभी हमने स्टार्टअप्स के लिए आईडेक्स बनाया, आप किसी स्टार्टअप के पास जाके पूछिए क्या आईडेक्स अच्छा प्लेटफॉर्म है, कहेंगे नहीं। दावा करता हूं, अगर कोई आप एक स्टार्टअप को ला के दिखाइए तो बोलता है भाई आईडेक्स के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं, राइट। आईडेक्स ने कुछ हासिल किया है, बट इज इट इनफ? नॉट इनफ, राइट। इसीलिए हमारे ज्यादा स्टार्टअप्स नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस होल स्टोरी। हमें नॉलेज का कंटिन्यूटी चाहिए, हमारे प्रोसेस का कंटिन्यूटी चाहिए। आज एक दिन इस कुर्सी में बैठा है, कल के दिन कहीं और चला जाता है आदमी, वो नॉलेज भी गया और प्रोसेस भी गया। इंसेंटिव चाहिए, अगर हम करना है, इस सफल करना है, तो उसमें मेरा कुछ फायदा होना चाहिए, या प्रमोशन मिले या कोई पुरस्कार मिले, कुछ तो होना चाहिए। इंसेंटिव नहीं है हमारे सिस्टम में। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो भी नया चीज हम कर रहे हैं उसमें फेलियर का आशंका बहुत है। हम तभी सीखेंगे जब हम फेल करना सीखेंगे। You have to accept failure to succeed, and to accept failure you have to have risk taking ability. हमारा रिस्क टेकिंग
बहुत कम है इंडिया में। मिलिट्री लीडरशिप जो मैंने ऑलरेडी बताया, हैज टू बी वेरी हाई ऑर्डर मिलिट्री लीडरशिप। दे हैव टू हैव द विजन टू ले एवरीथिंग। एक बाबू जो एमओडी में बैठा है या और किसी मिनिस्ट्री में बैठा है, उससे ये सोच विचार नहीं होगा कि कल का दिन लड़ाई कैसे लड़ा जाएगा। कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी होना चाहिए कि आज कल के दिन क्या टेक्नोलॉजी आएंगे, किस तरीके से टेक्नोलॉजी जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी का क्या फायदा बैटलफील्ड में, और बैटलफील्ड में हमारा लड़ाई का कॉन्सेप्ट के साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं, ये सब सोच विचार की जरूरत है। और अपॉर्चुनिटीज जो है ना, एक्सप्लॉइट करना चाहिए, जैसे यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हो रहा है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जो फर्स्ट, पॉलिटिको मिलिट्री फ्यूजन होना चाहिए एज अगेंस्ट। आज के दिन क्या है, हमारा जो नेता है, लीडर्स हैं, और उनका और हमारा मिलिट्री लीडरशिप के बाद में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और मेल मिलाप होना चाहिए। अभी क्या है, इसके बीच में ब्यूरोक्रेसी आ जाता है, जिसका तजुर्बा नहीं है और उनके पास बोलबाला है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत विशेषज्ञ बताते हैं। जब हम बोलते हैं कि प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम रादर देन आउटकम ओरिएंटेड सिस्टम, ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन जरूरी है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जारी किया है, आप कृपया देखिए उसके। हमारा कमांड ओरिएंटेड सिस्टम होना चाहिए, राइट? हर एक आदमी है, आज के दिन हर एक आदमी ये सोचता है कि मैं कमांडर बन जाऊं। कौन इनोवेट करेगा, कौन तैयार करेगा, ये जरूरी है। फिर मैं अभी बार बार बताता आया हूं, प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम रादर देन सिस्टम ड्राइविंग द प्रोसेस। ये हमारा प्रॉब्लम है। रूल्स रेगुलेशन लकीर के फकीर बन जाते हैं, उसका क्या परिणाम निकलेगा वो हमें अमूमन उसके ऊपर प्रॉब्लम है। तो हमें जरूरी है कि जो आउटकम है वो कैसे हासिल करना है, उसके मुताबिक हमारा प्रोसेस चलना चाहिए। एक और बात है, ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में है, सब एक दूसरे के ओर शंका के साथ देखते हैं, सस्पिशन, एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रस्ट की जरूरत है। वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर दैट वी विल सक्सीड। और लास्ट में मेरा पॉइंट यह है कि वी हैव टू प्रमोट ट्रस्ट और एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारा इनोवेशन कम होता जाएगा। वो इसीलिए बड़ा सिंपल है, जब आप एक्सपोर्ट करोगे आपको पैसा आएगा, जो पैसा आएगा वो आप इनोवेशन और रिसर्च में डाल सकते हो, राइट? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं, आज मुझे एक बहुत इस मामले में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ये तजुर्बा बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट आईआईटी मद्रास में, उन्होंने मेरे को इत्तला किया कि सर, we want to form a platform for defense innovation in IIT Madras, student driven, where we can innovate. Should we be part of, हमारा इसमें CFI करके है, right? Should be part of Center for Innovation in IIT Madras, or should we have a separate plank for defense innovation? तो मैंने बोला भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा जब हमारे नौजवान युवक आईआईटी मद्रास के छात्र ऐसे सोचते हैं, तो आगे जाके सब कुछ हो सकता है। और ये प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में आज हम शुरू भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग, लड़के जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ चैट ग्रुप में शामिल हो गए। और मेरा वादा है उनको कि आई विल हेल्प देम टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, राइट? थिंग्स आर हैपनिंग, बट ये वीडियो किस लिए जारी किया? फोकस, टू गेट फोकस, राइट? मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, जो भी आप देख रहे हैं, मेरा 3 प्लेलिस्ट हैं। बीच में मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑफ दिस सेंचुरी, इसके बारे में बात करता रहूंगा। और मेरे इस चैनल में से एक अच्छा टेक्नोलॉजी भी अगर फौज के अंदर चला गया,
तो बस बहुत है। उसके साथ साथ चाइना के बारे में भी जिक्र करेंगे और कासा डायलॉग्स के जरिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे।